हेलो एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया पे वेलकम करता हूं। आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि एक बार शिवानी मैम का इंटरव्यू लिया जाए कि आखिर इतने सारे बच्चों को प्रिपेयर कराती हैं, आपके लेसन प्रिपेयर कर रही है और उसके बाद भी अपने सीडीएस एग्जाम की, जो कि एक टफ एग्जाम माना जाता है सारे डिफेंस एग्जाम्स में, कैसे बार बार ये क्रैक करते हुए आ रही हैं। तो आज हम शिवानी मैम से उनके सारे राज जानेंगे। वेलकम शिवानी, अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू साहिल। ठीक है शिवानी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछते हो, बट आज मैं आपसे पूछूंगा और सारी चीजें को एक लाइन से कवर करेंगे। बहुत सारे एक्सपीरियंस हमसे ये पूछ रहे थे कि सर, जैसे कि सीडीएस जो एग्जाम है यूपीएससी ले रहा है, तो इसका कोई प्रॉपर सिलेबस, मतलब कि सिलेबस तो दे दिया लेकिन जितना भी प्रिपेयर कर लो कम पड़ जाता है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? आपने कितनी बार क्रैक किया और कैसे कैसे आपके स्कोर्स रहे? प्लीज थोड़ा बताइए अपने ऑडियंस को। ओके, तो साहिल, एग्जाम क्लियर करने की बात करूँ तो आज तक मैंने सीडीएस 4 टाइम्स बैक टू बैक क्लियर किया है और आई एम स्टिल एलिजिबल और मैं फिर से अपियर करने वाली हूँ। अभी मेरी एज कंटिन्यूस है, आई एम गोइंग टू अपियर। आज तक मैंने 4 टाइम्स इसको क्लियर किया है। एंड यस, यूपीएससी इसको कंडक्ट करता है तो नो डाउट सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट रहने वाला है। लैक्स एंड लैक्स बच्चे अप्लाई करते हैं और मुश्किल से 5 से 6 हजार लोग इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये 5 से 6 बच्चे क्या करते हैं, हमें इन पे फोकस करना है। तो ये बात होती है थोड़े से स्मार्ट वर्क की और एग्जाम पेपर को गेस करने की कि एग्जाम में क्या आ सकता है। अगर ये फोर साइट आ जाए ना तो एवरीवन कैन क्लियर दिस एग्जाम। ओके शिवानी, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक हम सबको पता होता है कि हम सब एस्पिरेंट है और सेम एज ग्रुप के हैं कहीं ना कहीं। सबके माइंड में ये आता है कि यार किसी का पॉलिटी वीक है, किसी की ज्योग्राफी वीक है, किसी को हिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। तो आपके कौन कौन से राज है? लाइक आप कौन से सब्जेक्ट को स्किप करते हो? आपका कौन सा पार्ट वीक है एंड कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है? और कैसे आप अपने पूरे स्ट्रेटजी को मैनेज करते हो? और मैंने आपके मार्क्स देखे हैं, आप हमेशा से जो कट ऑफ होता है आपके मार्क्स इतने होते हैं 100+ के बाद कि आप बिल्कुल मेरिट वाले, एक ओटीए की आप ओटीए के लिए एलिजिबल हो, बट आप हमेशा मेरिट के लिए एलिजिबल होते हो। आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है उन सब्जेक्ट्स को लेके जो आपके वीक है एंड जो आपके स्ट्रॉन्ग है? ओके, तो साहिल, यहाँ पे है ना सबसे बड़ा मिथ मैं क्लियर करना चाहती हूँ। 3 टाइप के लोग होते हैं, पहले साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के, ठीक है। लेकिन और इसमें माना जाता है कि जो साइंस स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत अच्छी एक प्रायोरिटी मिलती है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स उन्हीं के आते हैं हर एग्जाम में, सीडीएस में या कैट में। कॉमर्स का और आर्ट्स, कॉमर्स तो चलो वो तो उसको हटा ही दो, आर्ट्स में से फिर भी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाता है। लेकिन ये मिथ मैं यहाँ पे हटाना चाहती हूँ क्योंकि जब हम 10th क्लास में होते हैं ना, 10th क्लास के लेवल की चीजें आती हैं सीडीएस में। लेकिन तब हमारे पास वो विजन नहीं होता है कि हमें कॉम्पिटिटिव, वो भी डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो चाहे अगर आप 90% स्कोर करते हो 10th में या तो 50% स्कोर करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें अभी से ही उसकी तैयारी करनी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम एकेडमिक्स में स्कूल टाइम में कैसे थे या कॉलेज टाइम में कैसे थे। तो ये मिथ हटा दो कि आई एम नॉट गुड इन पॉलिटी, आई एम नॉट गुड इन साइंस, ठीक है, इस चीज को हटा दो। आज से पढ़ना स्टार्ट करना है और एक गोल लेके कि हमें, यस, सीडीएस जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है और इसके लिए हम एलिजिबल हैं, हम ग्रेजुएट हैं और आज से हमें तैयारी करनी है। तो वीक सब्जेक्ट्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स नहीं है इसके लिए। बिल्कुल ठीक है। अगर अब शिवानी, मैं आपको आपसे एक रैपिड फायर का क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब एक सीरीज में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप अपने पॉलिटी के स्ट्रॉन्ग पार्ट को बताइए कि पॉलिटी में अगर किसी को कवर करना हो, केवल पॉलिटी कवर करनी हो, तो उसको कौन कौन से पोर्शन से कवर करना होगा ताकि उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए। जाहिर सी बात है पूरी पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी पॉलिटी में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को अक्सर मिल जाते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन साहिल। और पॉलिटी से ही ये तुमने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पॉलिटी से मोर देन 20 क्वेश्चन भी आपको देखे जा सकते हैं। चाहे एनडीए एग्जाम हो जाए, सीडीएस हो जाए, सीएपीएफ हो जाए, बेसिकली जो भी यूपीएससी पूछता है। तो पॉलिटी इज वेरी वास्ट, लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाओ, नहीं खत्म होने वाला। ठीक है, तो पॉलिटी को कवर करने के लिए पहले एक बार एक बेसिक कॉन्सेप्ट उसका देख लो, पूरा स्ट्रक्चर देख लो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। तो इसके लिए मैंने एक लेक्चर सीरीज इसकी ऑलरेडी बना रखी है, 20-25 लेक्चर्स की, जिसमें बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने पूरी पॉलिटी को समझा रखा है। और फिर अब एग्जाम पर आते हैं तो कुछ चीजें करंट अफेयर्स में होती हैं, ठीक है।
अगर पार्ट 5 द यूनियन से कभी कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, और बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट्स वगैरह न्यूज में होती है, करंट अफेयर्स में होती हैं, बस वही चीज उठ के आ जाती है एग्जाम में। बस उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें जानना होता है, उस उसको हिस्ट्री में कहाँ से आया है, उसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ो, वही आते हैं बस। चलिए मान लेते हैं कि आपने एक एग्जांपल दे दिया कि करंट अफेयर से रिलेटेड करके कैसे पढ़ना होता है चीजों को, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो लोगों के दिमाग में बस एक बड़ी बड़ी बुक्स का नाम आता है, और वो बुक्स आपको बहुत कॉस्टली हो जाती है। बहुत सारे बिल्कुल। स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, मतलब कि एक चीज जो माइंड में बना हुआ है कि क्या जो हमारे कोर्सेज जो हमने प्लान किए हुए सीडीएस के एफकेट के, क्या उनके लिए वो कितने हेल्पफुल है। लाइक अगर वो अवेल करते हैं, आज की अगर बात करें तो आज से आपके अराउंड 4 से 5 महीने बच जाएंगे। सो मैं एफकेट के लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ कि हाँ एफकेट में आपको ये पढ़ाई करनी है। सीडीएस में स्पेशली गर्ल्स को, जो कि ओटीआई कट ऑफ आजकल बहुत बढ़ जा रही है, उनके लिए, और बॉयज में अगर मैथ्स को मैं इंक्लूड कर दूं, तो आपका कोर्स को लेके आपका पर्सनल क्या फीडबैक है, आप कौन से अपने कोर्स के पार्ट को स्ट्रॉन्ग मानते हो, और आपको क्या लगता है कि किस पार्ट को हमने ज्यादा फोकस करा है और किस पार्ट को थोड़ा नॉर्मल रखा है। ओके साहिल, इस क्वेश्चन के एक्चुअल आंसर देने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगी, जो कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। कि जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने खोल के देखा तो आई वाज ब्लैंक। मैंने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए सीडीएस के पेपर के, एंड माय स्कोर वाज जीरो देयर। मुझे एक क्वेश्चन भी मैं नहीं कर पाई। और ऐसा नहीं था कि आई वाज डम्ब इन स्कूल और समथिंग, मैं एक एवरेज से ऊपर स्टूडेंट रही हूँ, बट फिर भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। तो तब से मैंने तैयारी स्टार्ट करना शुरू किया। मैंने गूगल देखा, मैंने बहुत सारी बुक्स रेफर की, लेकिन सच बताऊं मेरा टाइम वेस्ट हो गया उसमें। कोई कहता था एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, तो मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट किया। 2 महीने 3 महीने सिर्फ मैंने हिस्ट्री पढ़ी विदाउट रिविजन, क्योंकि हिस्ट्री सच्ची में बहुत बड़ी है। जब आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करो, जो कि बहुत रेकमेंडेड बुक्स होती हैं बड़े बड़े टीचर्स से। मेरा सच्ची में टाइम वेस्ट हो गया। 6 महीने बाद मैं हिस्ट्री को खत्म करके फिर मैंने जब क्वेश्चन खोल के देखे, फिर भी मुझसे सॉल्व नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मैंने रिविजन नहीं किया था। तो एक सब्जेक्ट में 6 महीने मुझे लग रहे हैं, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैं सारे के सारे पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस के सारे सब्जेक्ट कवर कर पाऊँ। ठीक है। लेकिन आई वॉज वेरी लकी कि मैंने बहुत पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मुझे एक सोर्स भी ऐसा नहीं मिला कि बस यही है, इसको मैं पढ़ दूंगी तो मेरा हो जाएगा सीडीएस क्लियर, मुझे नहीं मिला। तो मैंने खुद से पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने खुद से नोट्स बनाने स्टार्ट किए। और जब सीडीएस आया तब तक आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा सिलेबस खत्म हो चुका था। लेकिन अब मैं कहूँ तो सिचुएशन अलग हो गई है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका ये फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का है, या तो ग्रेजुएशन उनका खत्म हो चुका है। उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो खुद एक एक बुक को छाट के अपने हिसाब से नोट्स बनाए और उस नोट्स के हिसाब से पढ़े। ये गलत है। अगर आपको आज मार्केट में कहीं भी जगह एक कंसाइज मटेरियल मिलता है, तो आई रेकमेंड कि यू शुड गो फॉर इट। एक भरोसा रखो कि ये आपका सीडीएस क्लियर करा देगा। बस उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो पेपर। और यही मैं अगर आपके आपके क्वेश्चन पे अब आऊं कि कोर्स में हमने यही तो प्रोवाइड किया है साहिल। तुम्हारे मटेरियल को हमने और कंसाइज वे में और प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट किया है। मैंने अपने नोट्स को पब्लिश किया है। जो नोट्स बनाने में मुझे 2 साल है, उसको और प्रोफेशनल वे में उसको पब्लिश कर रही हूँ। और जो सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी मैं वीक हूँ, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, कोई कोई सब्जेक्ट में जो मैं अभी तक नहीं पढ़ पाई हूँ, जो मेरा वीक पॉइंट रहा है, वो हमने किसी और ब्राइट स्टूडेंट से और हिस्ट्री के स्टूडेंट से बनवाए हैं, ताकि स्टूडेंट का कोई लॉस ना हो। तो आई थिंक स्मार्ट वर्क की यहाँ पे बहुत जरूरत है। जो मैंने हार्ड वर्क किया है वो मैं आगे जाके पब्लिश कर सकती हूँ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है, और उनके 2 साल बच सकते हैं और वो 2 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज द ठीक। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ आवर कोर्सेज। शिवानी, एक बहुत कॉमन सा डाउट है बच्चों का, जो कि आवर्स को लेके होता है कि दिन में कितने घंटे प्रिपेयर करें। जैसे कि मेरा जो प्लान है, मैं क्या करता हूँ कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ। मेरे माइंड में सेट होता है कि साहिल आज के दिन का ये काम है, और आज चाहे दिन में कुछ भी करो, कितना भी सो, कितना भी पढ़ो खेलो, बट तुम्हारे ये टास्क है, उनको तुम कंप्लीट करके ही रात को सोने जाओगे। और मैं इसी को फॉलो करता हूँ।
आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? बहुत बच्चे पूछते हैं ना कि सर आप 2 घंटे पढ़ाई करते हो, मैम 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे कितना पढ़ते हो? तो तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी होती है? बच्चे ये जानना चाहते हैं। साहिल, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करती हूँ। मैं एक टारगेट सेट कर देती हूँ कि मुझे चलो सीडीएस की तैयारी करनी है, मुझे सीडीएस एग्जाम को क्लियर करना है, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। तो सीडीएस को कितना टाइम है अभी? 5 महीने है, 4 महीने है, ठीक है। सब्जेक्ट्स कितने हैं? 5 सब्जेक्ट्स है, ओके। इसका मतलब 1 महीना लगाना है मुझे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में। अब देखो, अब मुझे कोई सब्जेक्ट ज्यादा टफ लगता है या कोई सब्जेक्ट बड़ा है, चलो पॉलिटी ले लेते हैं, सबको बहुत बड़ा टॉपिक लगता है वो, तो उसको 1.5 महीना दे दो। और जैसे मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ तो वो मेरे लिए इजी सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा कम टाइम दे देती हूँ मैं। फिर इस तरह से टाइम, जिस तरह से टाइम सब्जेक्ट डिवाइड किया, अब सब्जेक्ट्स के अंदर चैप्टर को डिवाइड करो, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स को डिवाइड करो, इतना डिवाइड करो कि यस आपको हिलने का मौका ना मिले। ऐसा ना हो कि आज मैंने कुछ पढ़ाई ना की तो ऐसा नहीं लगना चाहिए चलो कल कर लेते हैं। नो, पहले 5 महीने की प्रिपरेशन, फिर 1 महीने की, फिर 1 दिन की, और 1 दिन में भी कितना तैयारी करना है वो एक नोट, एक जर्नल में रिकॉर्डेड होना चाहिए। और आई बिलीव जो तुम्हें सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है उसको सबसे पहले निपटा दो, सुबह उठते ही सबसे पहले वो कंप्लीट करो, तो तुम्हें ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी। और उस फीलिंग से पूरा दिन आप लोग काम करोगे ना, तो आपको सच्ची में एक कॉन्फिडेंस आएगा काम करने की, एक अचीवर टाइप की फीलिंग आएगी, चलो कि आज सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो तो खत्म हो गया है, अब बस छोटे छोटे काम बचे हैं। ओके, सो एक और क्वेश्चन है आपसे जो कि बहुत लोग बार बार पूछते हैं कि मैम की सब्जेक्ट वाइज क्या प्लानिंग होती है? लाइक मैम किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करती हैं? लाइक अगर ये वीडियो में अगर आपको डेडिकेट करता हूँ कि भाई शिवानी मैम ने 4 बार बैक टू बैक कैसे क्वालिफाई किया सीडीएस आपके सारे एग्जाम्स को, तो सीडीएस की हम बात करेंगे अभी। तो सीडीएस में आपकी सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी होती है? लाइक आप इंग्लिश में कितना स्कोर करने का प्लान करते हो, और जीके के अंदर भी आप कौन कौन से पेपर पे ज्यादा, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट को अगर डिवाइड करो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को, साइंस, तो किस पे आपका फोकस ज्यादा होता है? ओके, सबसे पहले मैं इंग्लिश के पेपर पे आऊं तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक ग्रेजुअल स्टडीज चाहिए, मुझे पहले से पढ़ाई करनी चाहिए उसमें। ठीक है, इंस्टेंट हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? ग्रामर रूल्स हम पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, ताकि हम ग्रामर और कॉम्प्रिहेंजन वाले जो होते हैं, ईडियम फ्रेजेस होते हैं जो एक्चुअली हम रट के स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, वो हम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जैसे होते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, उसको हम ऐसे बिल्कुल रट के नहीं कर सकते। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है कि आपने इतने महीने कॉन्टिन्यूस रीडिंग की है, रीडिंग में से न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू वर्ड्स आपने एक्सट्रैक्ट करके कॉन्वर्जेशन में यूज किए हैं, तो वो चीज तो वैसे ही आएगी। तो इंग्लिश तो पहले से जिनका अच्छा है वो अच्छा ही करेंगे, और जिनका अच्छा नहीं है उनको अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन यस, जीके ऐसा है कि अगर मेरा अच्छा भी नहीं है ना पहले, तो अगर मुझे बहुत कम मार्क्स आए हो ना सीडीएस 1 में, तो मैं मेहनत करके सीडीएस 2 में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ जीके में। दिस इज पॉसिबल, पर इंग्लिश के साथ ये पॉसिबल नहीं है। सब इसको उल्टा मानते हैं, इंग्लिश में स्कोर करने की कोशिश करते हैं और जीके को छोड़ देते हैं, बट इट इज अदर वे अराउंड। आप एक बार सोच के देखना। तो जीके में मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है, पहले देख लो कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे कि मैंने कहा 10th में जो हमारे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ रहे हैं उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, और सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये एक्सेप्ट करना चालू करना चाहिए। मुझे क्वेरीज ऐसी आती है कि मैं तो 50% है 10th क्लास में, 12th क्लास में, तो मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि यूपीएससी लेवल की एग्जाम में अपियर करूँ। ठीक है, तो पहले इसे भूल जाओ कि कोई लेना देना नहीं है 10th से, 12th से, या इस यूपीएससी के एग्जाम से। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। मुझे समझ आता है कि करंट अफेयर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसके बाद पूछा जाता है पॉलिटी, फिर आता है ज्योग्राफी। तो मैं इसी तरह से पढ़ाई करूंगी, मैं करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि अगर मुझे करंट अफेयर्स आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगी। पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के सारे मैं करंट अफेयर से रिलेट करके मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगी। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्मार्ट वर्क की। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स मेरा बहुत अच्छा है तो मैं इकोनॉमिक्स पे ध्यान दूंगी, इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो दिस इज नॉट स्मार्ट वर्क। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। एट द लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी से अगर मान लो आज आज की डेट जिस दिन बाद भी देख रहा है, तो उसके लिए 3 साढ़े 3 महीने का टाइम बचेगा, और एफकेट में आपका पेपर सितंबर को होने वाला है और सीडीएस नवंबर में। तो लास्ट टिप क्या देना चाहोगी कि वो कैसे प्रिपेयर करे? और हमारे कोर्सेज में आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं,
250 प्लस के अराउंड सीडीएस में, 130 प्लस के अराउंड आपके एफकेट में, तो उन वीडियोस को लेके उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर वो कोर्स परचेस भी करते हैं तो वो कैसे फिनिश करेंगे? ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि हमने पर्सनली अपने नोट्स उसमें अपलोड करके रखे हैं प्रोफेशनल वे में, तो वो बहुत कंसाइज नोट्स होंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले कि कोर्स को कंप्लीट कैसे करें सबसे पहले, ठीक है। अगर कोई दोनों एग्जाम को अपियर कर रहा है, सीडीएस और एफकैट दोनों को, तो आई रेकमेंड कि पहले सीडीएस से स्टार्ट करो, क्योंकि सीडीएस का लेवल थोड़ा सा ऊपर है और सीडीएस की तैयारी करते करते आप एफकैट की कर सकते हो। और जब 1 महीना पेंडिंग हो एफकैट का, तब उसका उसका स्पेसिफिकली तैयारी करो, क्योंकि रीजनिंग ऐसा है जो सीडीएस में नहीं पूछा जाता। मैथ्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं अरिथमेटिक के जो कि सीडीएस में नहीं होते, और ओटीए गर्ल्स के लिए तो खासकर आता ही नहीं है मैथ्स। तो 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एफकैट। लेकिन अगर आप सीडीएस से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका इंग्लिश प्रिपेयर हो चुका होगा और आपका जीके प्रिपेयर हो चुका होगा। तो इस तरह से दोनों एग्जाम को टारगेट करके आगे बढ़ सकते हो। और बात रही कि कैसे कोर्स को यूज करें और कैसे वीडियोस को देखें, तो यस, जैसे कि मैंने कहा, जो आपको टफ लगता है और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, उसको, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पहले टारगेट करो, उसको कंप्लीट करो, उसका रिवीजन करो। जैसे कि मेरे कोर्स में हमारे कोर्स में मैं बताऊं, इसको ठीक कर देना, ठीक है। हमारे कोर्स की बात करूं तो कैसे सब चीजें अवेलेबल हैं कि मैंने एक लेक्चर में चीजों को एक्सप्लेन किया है, फिर उसका पीडीएफ या तो उसकी बुक, ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों में डिफेंस मेनिया ने बुक प्रोवाइड कर रखी है। उसके बाद टॉपिक वाइज क्विज को अपलोड किया है, उसको प्रैक्टिस करो। और ऐसे करके अगर सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद एक साथ मिसलेनियस 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन अवेलेबल करा रखे हैं, आप उसको प्रैक्टिस करो, ताकि सिर्फ थियोरी नहीं, एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। और एग्जाम के 15-20 दिन पहले वी आर प्लानिंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट एज वेल। तो उस मॉक टेस्ट को भी आप टाइमली मैनर में सॉल्व करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस मॉक टेस्ट को अटेंड करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस आई कैन डू इट। ओके शिवानी, एंड जब मैं अपने हर वीडियो में सारे एस्पिरेंट्स को यही बोलता हूँ कि वी आर नॉट अ बिजनेसमैन। एक एम है कि सारे एस्पिरेंट्स के लिए डिफेंस मैनिया को लार्जेस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल बनाना, ताकि हर कोई अपना सपना पूरा कर सके, किसी को 1000 में कभी रुपीज पे ना कर रहे हो। थैंक यू सो मच। आई होप कि तुम्हारे सीडीएस की स्ट्रैटेजी से सेल्फ प्रिपरेशन कैसे होता है किसी को आइडिया मिलेगा, एंड दे विल गिव देयर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू साहिल।